हाय गाइस, आई एम आशिया। स्टार ए के में आप सभी का स्वागत है। तो इस इतिहास की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इतिहास का विभाजन पढ़ेंगे और मानव की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस तरह से हुई, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इतिहास का विभाजन अगर हम देखें तो उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 प्राग इतिहास, नंबर 2 आद्य इतिहास और नंबर 3 इतिहास। ठीक है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्राग इतिहास की अगर बात की जाए तो प्राग इतिहास आपका ऐसा इतिहास जहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य ही प्राप्त हुए हैं, है ना। जैसे कि हम उदाहरण में ले सकते हैं पाषाण काल, पत्थरों का काल। ठीक है, और दूसरा है आपका आद्य इतिहास। तो आद्य इतिहास में हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले ही हैं, साथ में लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन ऐसे लिखित साक्ष्य हैं जिनकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, और बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में तो आप सभी जानते हैं कि वहाँ पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हैं और लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हैं। तो उसमें भी हम जो इतिहास है, इतिहास की हिस्ट्री को हम पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं, आगे देखते हैं। तो इतिहास, अब इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, मैंने जैसे बताया अभी, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रागैतिहास। प्रागैतिहास इसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। नंबर 2 आद्य इतिहास, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरी। अगला है आपका इतिहास, इसको बोलते हैं हिस्ट्री। तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। ठीक है, प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। प्राग इतिहास ऐसा इतिहास होता है जहां हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। आद्य इतिहास जहां पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं प्लस लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन ऐसे लिखित साक्ष्य जिनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इतिहास जहां लिखित साक्ष्य भी हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं और जिनको हम पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो अगर हम इसका उदाहरण लें तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। और प्राग इतिहास का ले सकते हैं हम पाषाण काल। पाषाण काल। ठीक है, इसमें तो आपको सभी को पता ही है कि इसमें हम पढ़ेंगे वैदिक काल, वैदिक काल और धार्मिक आंदोलन। और वैदिक काल में भी 2 काल होते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यानी ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और उसके बाद में पढ़ेंगे हम धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में आ जाएगा आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। तो हिस्ट्री का स्टार्टिंग तो वैसे यहाँ से ही है, लेकिन अभी हम इससे पहले की कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो अब बात करते हैं पाषाण काल। अब पाषाण काल को भी पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन सा, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पुरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, और नंबर 3 नव पाषाण काल। ठीक है, अब पुरा पाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, नंबर 1 हो जाएगा आपका निम्न पुरा पाषाण काल। नंबर 2 हो जाएगा आपका मध्य पुरा पाषाण काल।
और नंबर 3 हो जाएगा उच्च पुरापाषाण काल। यहाँ तक की बात क्लियर है? इतिहास का अगर हम विभाजन करते हैं तो इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, 3 हिस्सों में बांट देते हैं। नंबर 1 हो जाता है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, नंबर 2 हो जाता है आधा ऐतिहासिक काल और नंबर 3 हो जाता है इतिहास, है ना, या ऐतिहासिक काल। तो इसको पुरापाषाण प्राग इतिहास का जो उदाहरण है हमारा पाषाण काल है, और पाषाण काल को हमने फिर से 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर से पुरापाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है। पाषाण काल का मतलब होता है पत्थरों का युग, स्टोन एज। चलो इसके बाद में अब हम पहले देख लेते हैं मानव की उत्पत्ति, उसके बाद आएंगे हम कहाँ पर? पाषाण काल पर, ठीक है। मानव की उत्पत्ति देखने के बाद में हम क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, मानव की उत्पत्ति। मानव की उत्पत्ति किस तरीके से? देखिए, जो हमारी जो पृथ्वी है वो हमारी पृथ्वी 4.6 मिलियन वर्ष पुरानी है। कितनी है? 4.6 मिलियन वर्ष पुरानी है। और हमारी पृथ्वी 4 चरणों से होकर गुजरी है। कितने चरणों से होकर गुजरी है? 4 चरणों से, जिसके चौथे चरण को हम क्वार्टनरी या फिर चतुर्भाग कहते हैं। चौथे चरण को क्या कहते हैं? क्वार्टनरी या चतुर्भाग कहते हैं। इसके भी 2 युग हैं, है ना। इसके 2 युग हैं। पहला युग है नवयुग और दूसरा युग है अभिनव युग, ठीक है, जिसको प्लीस्टोसीन कह देते हैं और होलोसीन कह देते हैं, ठीक है। तो चलो पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा, फिर एक साथ समझें। तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी कितनी पुरानी है? 4.6 मिलियन पुरानी है। कितनी है? 4.6 मिलियन पुरानी है। और ये कितने चरणों से होकर गुजरी है? ये हमारी जो पृथ्वी है वो 4 चरणों से होकर गुजरी है। कितने? 4 चरणों से होकर गुजरी है, जिसके चौथे चरण को हम क्या कहते हैं? क्वार्टरनरी या इसको चतुर्भाग कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी हमारी कितनी पुरानी है? 4.6 मिलियन वर्ष पुरानी है। पृथ्वी हमारी कितनी पुरानी है? 4.6 मिलियन वर्ष पुरानी है। देखिए, जो महाविस्फोट की घटना हुई थी वो हुई थी 15 अरब यानी 15 मिलियन वर्ष पहले। 15 मिलियन वर्ष पहले एक महाविस्फोट हुआ था, है ना। तो उसमें जो जितने भी ये ग्रह बने थे, ठीक है, वो जो उनकी जो एज है वो कितनी है? 4.6 मिलियन है। कितनी है? 4.6 मिलियन वर्ष पुरानी है, ठीक है। अब हमने बताया आपको पृथ्वी हमारी कितने चरणों से होकर गुजरी है? 4 चरणों से होकर गुजरी है। इसके चौथे चरण को क्या कहते हैं? चौथे चरण को बोलते हैं हम क्वार्टरनरी, है ना, क्वार्टरनरी बोलते हैं। और क्वार्टरनरी या फिर हम कह सकते हैं इसका चतुर्भाग। ये जो आपका क्वार्टरनरी है ये 2 युगों में विभाजित है। कितने युगों में? 2 युगों में विभाजित है। नंबर 1 नवयुग, है ना, और नंबर 2 अभिनव युग। नवयुग और अभिनव युग, इसको प्लीस्टोसीन बोलते हैं। प्लीस्टोसीन और इसको होलोसीन बोल देते हैं। होलोसीन, ठीक है। नवयुग या प्लीस्टोसीन, अभिनव युग या होलोसीन,
एक नाम और होता है, इसको हम कह सकते हैं हिमयुग। हिमयुग, और इसको बोल देते हैं उत्तर हिमयुग। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। तो क्वाटरनरी को दो युगों में विभाजित किया गया है। पहला है नवयुग या प्लेस्टोसीन या हिमयुग, दूसरा है अभिनव युग या होलोसीन या उत्तर हिमयुग। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 12,000 ईसा पूर्व से आज तक, यानी अब तक। तो इसका टाइम पीरियड होगा 20 लाख से 12,000 और इसका हो गया 12,000 से अब तक का। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो देखिए, मानव विकास के क्रम में जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, देखिए मानव विकास के क्रम में जो जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है, वो जीवन की जो हमारी उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है 35,000 मिलियन, 35,000 कह सकते हैं हम, 3.5 मिलियन वर्ष पुरानी मानी जाती है ना जीवन की उत्पत्ति। और धरती पर सबसे पहले कौन आए थे? तो हरित शैवाल, नीले हरित शैवाल है ना, नीले और हरे शैवाल आए थे। तो देखो, ये तो मानी जाती है जीवन की उत्पत्ति, लेकिन जीवन की उत्पत्ति में इस काल में भी जो सदियों तक रहे थे वो जंतु और पौधे ही रहे थे, है ना। लाखों सदियों तक जो हमारे यहाँ रहे थे वो क्या रहे थे? सिर्फ जंतु और पौधे रहे थे। मनुष्य की जो उत्पत्ति मानी जाती है ना, मनुष्य रूपी प्राणी की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है, देखो एक्चुअल तो नहीं कह सकते हम, लेकिन फिर भी कुछ इतिहासकार 60 मानते हैं, कुछ 40 लाख साल पहले मानते हैं, कुछ 60 लाख साल पहले मानते हैं। तो इसमें अलग अलग सभी के मत हैं, इसलिए अभी हम ये नहीं कह सकते कि मानव की उत्पत्ति कब से हुई थी, है ना। तो लेकिन मानव के उत्पत्ति के विकास के क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है ऑस्ट्रेलोपैथिक्स। क्या है? ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ये एक ऐसा प्राणी था जिसको ये पहले तो हम कह सकते, हम जानते हैं ये कैसा शब्द है, ये है आपका लैटिन भाषा का शब्द। कैसा है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बंदर रूपी प्राणी। बंदर रूपी प्राणी, इसमें मनुष्य और जानवर दोनों के ही तत्व शामिल थे, है ना। मनुष्य और जीव दोनों के ही तत्व कैसे थे? शामिल थे। तो हम ऑस्ट्रेलोपैथिक्स कैसा शब्द है? ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदर रूपी प्राणी, बंदर के जैसे दिखने वाले प्राणी। ठीक है, इसमें इसका जो इसको हम आद्य मानव भी कहते थे। क्या कहते थे? आद्य मानव। आद्य मानव। इसके जो मस्तिष्क का आकार होता था, इसके जो मस्तिष्क का आकार होता था, मस्तिष्क का आकार होता था 400 सेंटीमीटर घन क्यूब। 400 घन सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो इसके मस्तिष्क का आकार कितना था? 400 घन सेंटीमीटर था। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से मानव ने क्या किया? थोड़ा सा विकसित हुआ और आगे बढ़ा, थोड़ा सा विकसित हुआ और आगे बढ़ा, तो आता है आपका होमो
होमो हॉबिलस, होमो हॉबिलस, होमो हैबिलस, होमो हैबिलस, होमो हैबिलस। होमो हैबिलस जब ऑस्ट्रेलियोपैथिक्स थोड़ा सा विकसित हुआ तो क्या किस नाम से जाना गया? होमो हैबिलस। इसके जो मस्तिष्क का आकार था वो था आपका 500 से 700 घन सेंटीमीटर, 500 से 700 घन सेंटीमीटर। इसने सर्वप्रथम क्या किया था? पत्थर के टुकड़े किए प्लस औजार के रूप में उनको यूज किया, है ना, धारदार औजार बनाए। तो पत्थर के टुकड़े भी इसी ने किए थे, है ना, पत्थर के टुकड़े प्लस औजार के रूप में यूज किया। ये जो था थोड़ा सा इससे क्या था? कुशल मानव था, कह सकते हैं हम। ऑस्ट्रेलियोपैथिक्स से कुशल था कौन? होमो हैबिलिस, कुशल। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? मैंने क्या कहा कि जब हम मानव विकास के क्रम में आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने जो सबसे महत्वपूर्ण घटना आती है वो आती है ऑस्ट्रेलियोपैथिक्स। देखिए, सबसे पहले जो हमें व्यक्ति के साक्ष्य मिलते हैं, मानव के जो साक्ष्य मिलते हैं मनुष्य के, वो मिलते हैं हमें अफ्रीका से। कहाँ से मिलते हैं? अफ्रीका से। ठीक है, अफ्रीका के जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पर ये रहा करते थे। और वहाँ से जब ये थोड़ा से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ से मैदानी क्षेत्र में आते हैं। तो हम इसी क्रम में आपको क्या थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस क्या था? पहले वाले से थोड़ा सा कुशल था, है ना। और इसने क्या किया? पत्थर के टुकड़े किए, यानी पत्थर को सबसे पहले इसने तोड़ा और उसको क्या किया? एक धारदार औजार के रूप में प्रयोग किया। इसके जो मस्तिष्क का आकार था, मस्तिष्क का आकार कितना था? 500 से 700 घन सेंटीमीटर, 500 से 700 घन सेंटीमीटर। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा होमो इरेक्ट्स। होमो इरेक्ट्स, होमो इरेक्ट्स एक ऐसा प्राणी था, होमो इरेक्ट्स एक ऐसा प्राणी था जो तना हुआ था। कहने का मतलब जो स्ट्रेट खड़ा होकर चलता था, तना हुआ प्राणी, इसको बोल देंगे हम तना हुआ प्राणी, तना हुआ प्राणी। ठीक है, इसने क्या किया? इसने नए प्रकार के औजार बनाए और जिसमें नए प्रकार के औजार में जो महत्वपूर्ण औजार था कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी का यूज किया। नए प्रकार के औजार, नए प्रकार के औजार प्लस कुल्हाड़ी। ऐसा माना जाता है कि आपकी खोज भी किसने की थी? वो भी होमो इरेक्ट्स ने की थी। किसने की थी? होमो इरेक्ट्स ने की थी। ठीक है, और इसका जो मस्तिष्क का आकार था, इसके मस्तिष्क का आकार जो था आपका वो था 1200 से 1800 के मध्य, 1200 से 1800 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम कहाँ से आए? ऑस्ट्रेलियोपैथिक्स। ऑस्ट्रेलियोपैथिक्स जब आगे बढ़ा तो क्या किस नाम से जाना जाने लगा? होमो हैबिलिस, होमो हॉबिलिस के नाम से। जब होमो हॉबिलिस थोड़ा सा आगे बढ़ा, थोड़ा सा विकसित हुआ, तो हम उसको किस नाम से जाना गया? होमो इरेक्ट्स के नाम से जाना गया। यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है, आगे बात करते हैं। होमो इरेक्ट्स के बाद में जो, ठीक है, इसके बाद में जो अगला आता है आपका वो आता है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, होमो सैपियंस ये हमारी जाति का प्राणी है। हमारी जाति का, कहने का मतलब जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है ना, हम लोगों के जो पूर्वजों में आता है वो कौन सा है? होमो सैपियंस। ये एक बुद्धिमानी प्राणी है। कैसा है? बुद्धिमानी।
बुद्धिमानी प्राणी। ठीक है, इसके मस्तिष्क का आकार, इसके मस्तिष्क, सॉरी उसको ठीक कर लेना, वो जो इरेक्ट्स का जो मस्तिष्क का साइज था वो है आपका 800 से 1200 घन सेंटीमीटर। ठीक है, और जो होमोसेपियंस है इसके मस्तिष्क का आकार होता है था 1200 से 1800 घन सेंटीमीटर। ठीक है, 1200 से 1800 घन सेंटीमीटर है। और इसका सिर, इसका जो सिर था प्लस शरीर, सिर प्लस शरीर, ये कैसे थे? छोटे थे, है ना। सिर और शरीर दोनों ही छोटे थे। सिर और शरीर कैसे थे? छोटे थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा होमो सैपियंस। सैपियंस तो देखो हमने कितने पढ़े? एक पढ़ा ऑस्ट्रेलोपैथिक्स। सेकंड हमने पढ़ा था होमो हॉबिलिस। थर्ड हमने पढ़ा होमो इरेक्ट्स। फोर्थ हमने पढ़ा होमो सैपियंस। और लास्ट है होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है, और जो ये हमारा जो होमो सैपियंस है ये है आपका क्या? आधुनिक प्राणी। ठीक है, यहाँ तक की बात सबको समझ में आ चुकी होगी। तो आज हमने क्या पढ़ा है? मानव की उत्पत्ति और इतिहास का विभाजन पढ़ा है, जिसमें मानव की उत्पत्ति किस तरीके से हुई मैंने आपको पूरा समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी वॉइस क्लियर नहीं है या कोई भी कमी है वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और बस, थैंक यू सो मच।